दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम संस्कृति को देखते हैं कि संस्कृति क्या होती है, और संस्कृति का एक वीडियो और बनेगा क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो संस्कृति देखिए क्या है, इसके बारे में कई प्रकार से बताई जाती हैं चीज़ें कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लीजिए। संस्कृति शब्द लैटिन भाषा के कोलेरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वृद्धि करना या फिर आगे बढ़ना। ठीक है। तो देखिए, संस्कृति जो है जिसके पास नहीं होती है, जिस समूह के पास नहीं होती है, वो जंगली जीवन जीते हैं, आदिमानव टाइप का जीवन जीते हैं। लेकिन संस्कृति अगर आपके पास आ गई तो आप सभ्य बन जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास पहले कल्चर नहीं था, सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, तो हम जानवरों के जैसा जीवन जीते थे। ठीक है। कच्चा मांस खाते थे और हमारे पास कोई संस्कृति नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था कि हमको कैसे जीना है। जीवन जीने का कोई ढंग नहीं था, कोई कैसे भी जीवन जीता था। लेकिन जब संस्कृति आई तो लोगों को पता चला कि हाँ, बच्चा पैदा होने पर ऐसे होता है, फिर उसको ऐसे बड़ा किया जाता है, फिर इस तरह से उसको संस्कार दिए जाते हैं, फिर उसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद उसके बच्चे होंगे, फिर वो भी संस्कार ऐसे पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जीवन में कला और संस्कृति को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए कि आगे बढ़ना का मतलब क्या है कि पहले हम आगे नहीं बढ़े थे, पहले हम सभ्यता में बहुत ही पिछड़े हुए थे, बिल्कुल हमारे पास नहीं थी। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो हमारी संस्कृति डेवलप करती गई, और आज भी हमारी संस्कृति जो है एक के बाद एक स्तरों में डेवलप होती जा रही है। ठीक है। तो ये संस्कृति जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, ये संस्कृति। अब देखिए, एक और है कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति को संस्कृत भाषा से माना जाता है, और संस्कृति और संस्कृत दोनों का अर्थ है कुछ कृत्य या अनुष्ठानों की पूर्ति, यानी कि संस्कार। ठीक है। तो ऐसे भी होता है, तो एग्ज़ाम में दोनों आप याद रखिएगा। तो संस्कृति में देखिए संस्कार इंपॉर्टेंट होता है। जैसे संस्कार का मतलब क्या है कि जो अनुष्ठान होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जैसे विवाह संस्कार हो गया, कोई प्रथा हो गई, कोई परंपरा हो गई, ठीक है, रूढ़ी हो गई, तो ये सब क्या है, संस्कृति में आते हैं। संस्कृति की 250 से अधिक परिभाषाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन टायलर ने जो परिभाषा दी है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संस्कृति वह संपूर्ण समग्र है जिसमें कला, विज्ञान, नैतिकता, विश्वास तथा वे समस्त योग्यताएँ हैं जिन्हें मनुष्य ने समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि इनकी जो परिभाषा है। और इसके अलावा वीरस्ट्रीट की भी परिभाषा है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। तो संस्कृति को लेकर जो यदि परिभाषा की शब्द टू शब्द परिभाषा की बात की जाए तो इसमें या तो टायलर का पूछता है या फिर वीरस्ट्रीट का। ठीक है। और बाकी जो एक लाइन की है कि संस्कृति को जीवन विधि किसने माना, किसने जीवन प्रकाश और कोमलता माना है, या फिर किसने पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है, या फिर किसने। ठीक है। तो इस तरह से एक एक लाइन वाला तो किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो संस्कृति के परिभाषा की बात होती है तो ज़्यादातर दो ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं, एक वीरस्ट्रीट और दूसरा टायलर। अब देखिए, लेस्की वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसके कारण मानव ने संस्कृति का निर्माण किया। तो ये एक प्रश्न है कि संस्कृति केवल मानव में ही क्यों निर्मित हुई, बंदरों में क्यों नहीं निर्मित हुई, क्यों हाथियों में निर्मित नहीं हुई, क्यों जलीय जीवों में नहीं निर्मित हुई, केवल मनुष्यों में ही क्यों निर्मित हुई। तो कुछ ऐसी विशेषताएं मनुष्यों में हैं जो अन्य जानवरों में नहीं हैं, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता। तो मनुष्य के अलावा और कोई भी जानवर पूरी तरह से इस तरह से सीधा नहीं खड़ा होता है। ठीक है। उसको बड़ी दिक्कत होती है यदि खड़ा होता है तो किसी तरह से। तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो आसानी से सीधे खड़े होकर बहुत ही आरामदायक महसूस करके वो जी सकता है। दूसरा है स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। ठीक है। यानी मनुष्य जो है अपने हाथों को किसी भी तरह से घुमा सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक वो आगे पीछे इसको ऊपर नीचे घुमा सकता है। और तीसरा है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, यानी अपनी दृष्टि को मनुष्य केंद्रित कर सकता है, जबकि जानवरों में ये गुण नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब चीज़ों से प्रतीक बनता है। जैसे हाथ हमने घुमाना शुरू किया तो हमने हाथों से कई प्रतीक बना दिए, आँखों से हमने दृष्टि से जो केंद्रित करने की हमारी क्षमता है, दृष्टि से हमने कई प्रतीक बना दिए। ठीक है। जैसे कोई नृत्यांगना होती है, डांस करती है जब वो नाट्यम वगैरह, तो वो अपने आँखों से बताती है कि मैं क्रोध में हूँ या फिर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है। तो वो कुछ बोलती नहीं, बस उसकी आंखों के हाव भाव को ही लोग देखते हैं, उसके अनुसार वो समझ जाते हैं कि नृत्यांगना क्या कहना चाहती है। ठीक है। तो आंखों से भी काफ़ी प्रतीक बनते हैं। मेधावी मस्तिष्क, मनुष्य के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, दिमाग बहुत तेज़ है, शार्प माइंड है उसका, वो जो है ऐसी चीज़ें बना सकता है कि समाज के संचालन में प्रतीकों का निर्माण किया जा सके। ठीक है। अब देखिए, प्रतीक है, प्रतीक का निर्माण जब मेधावी मस्तिष्क से बुद्धिमान बना हो तो क्या किया उसने, प्रतीक बनाया कुछ कि हाँ, लाल रंग का झंडा होगा तो इसका मतलब ये है, और इस रंग के कपड़े पहनने का मतलब ये है। ठीक है। तो इसने प्रतीक बना दिया क्योंकि वो बुद्धिमान है। ये सारी चीज़ें हैं, लेस्की वाइट ने बोला है, लेस्की वाइट ने।
अब देखिए अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज ये 1922 में लिखी गई थी, ठीक है, में संस्कृति को भौतिक और अभौतिक बांटा। तो अकबर ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में बांटा और मैकाइवर एंड पेज ने संस्कृति को सभ्यता और संस्कृति में बांटा, ठीक है। तो इनकी जो भौतिक संस्कृति है उसको मैकाइवर ने सभ्यता कहा और अभौतिक संस्कृति को मैकाइवर ने संस्कृति कहा, ठीक है। तो भौतिक संस्कृति का मतलब होता है कि जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम महसूस कर सकें, ठीक है। जैसे पेन है, कुर्सी है, मेज़ है, मोबाइल है, कॉपी है, ठीक है, और भी सामान जिसको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो भौतिक संस्कृति में आती है। और अगर मैकाइवर की भाषा में बोलें तो वो सभ्यता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो आविष्कार हो रहे हैं, जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, जैसे हमारे पास पहले जो मोबाइल थी वो अलग ढंग की थी, ठीक है। अब हमारे पास मोबाइल बहुत ही स्मार्ट होने लगे हैं। तो ये क्या सभ्यता में विकास हुआ, ठीक है, संस्कृति में विकास नहीं हुआ, इसको हम सभ्यता में विकास कहेंगे। पहले की टेक्नोलॉजी अलग थी, पहले अलग ढंग से चीज़ें बनती थी और अब अलग ढंग से और काफ़ी हाईलाइट चीज़ें हो गई हैं, हाई क्वालिफाई लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, ठीक है। पहले लैपटॉप में वो सारी चीज़ें नहीं थी, वो सारे फंक्शंस नहीं थे जो अब होने लगे हैं। तो ये क्या हुआ, सभ्यता में विकास हुआ। जब कोई सामान जैसे फ्रिज का है, पहले का फ्रिज ऐसा नहीं था, अब के फ्रिज में कुछ और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या हुआ, सभ्यता में विकास हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो आविष्कार वगैरह होते हैं, इसमें जो विकास होता है इसको सभ्यता में विकास कहते हैं। और संस्कृति में विकास का मतलब होता है कि जब हमारी सोच, हमारा विचार जब बढ़ता है, हमारा जो रहन सहन जो है वो चेंज होता है, तो संस्कृति में विकास कहते हैं। अब देखिए अभौतिक संस्कृति क्या है, वह संस्कृति जो अमूर्त है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जैसे परंपरा है, प्रथाएं हैं, मूल्य मानदंड हैं, विचार है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये सब क्या है, ये सब अभौतिक संस्कृति हैं, ठीक है। और हमेशा से ही भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे इस वर्ष जो है वो अलग ढंग का आईफोन लॉन्च हुआ है, अगले वर्ष आते आते 2-3 और अलग ढंग के लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। इस साल जो है ये टेक्नोलॉजी आई है, तो एक वर्ष बीतते बीतते कई टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इसमें आ जाएगी। तो भौतिक संस्कृति में क्या हुआ, बहुत तेज़ विकास हुआ, लेकिन अभौतिक संस्कृति में विकास नहीं हुआ। आज भी वही प्रथाएँ परंपराएँ मानी जाती हैं, आज भी विवाह उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो मूल्य और मानदंड ये सब चीज़ें जल्दी चेंज नहीं होती हैं, जबकि सभ्यता जो होती है बहुत तेज़ चेंज होती है, ठीक है। इसको अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है, आगे मैं बताती हूँ। पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्रूम एवं साल्जनिक ने संस्कृति को सामाजिक विरासत माना, ठीक है। इन्होंने संस्कृति को, देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, आ सकते हैं एग्जाम में कि किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है। मैकाइवर एंड पेज ने संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष को ही संस्कृति माना, भौतिक पक्ष को इन्होंने सभ्यता माना है, ठीक है। मजुमदार एवं मदान ने लोगों के जीवन जीने के ढंग को इन्होंने संस्कृति कहा है। ये सब देखिए कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स के माध्यम से कोई कोटेशन बना के या फिर किसी अन्य ढंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेवी स्ट्रास ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहा, ठीक है, यानी जो संपूर्ण सामाजिक परंपरा है वो क्या है, संस्कृति है। सामान्य शब्दों में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों या समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति, यदि सामान्य भाषा में कहा जाए, एक सरल लैंग्वेज में किसी को समझाया जाए कि संस्कृति क्या है, तो हमारी जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान, हमारे जीवन जीने का ढंग है, जो विधियाँ हैं, वही क्या है, संस्कृति है। विडने ने संस्कृति के 4 तत्व बताए हैं। विडने एक थिंकर है, उन्होंने 4 तत्व बताए हैं और कई बार आ चुका है, मानसिक तथ्य, सामाजिक तथ्य, कला तथ्य और कृषि तथ्य, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि विडने ने कौन कौन से तत्व बताए हैं। अब देखिए मैरियट ने संस्कृति संचरित की जाने वाली बुद्धि है, इन्होंने अपनी परिभाषा में भाषा पर अधिक ध्यान दिया, ठीक है। मैरियट ने संस्कृति के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, भाषा को संचारित मतलब भाषा के माध्यम से ही संचार होता है, तो इन्होंने भाषा के माध्यम से चीज़ें बताई हैं। ग्रोबर ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ कल्चर में बताया कि संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैयक्तिक है। ग्रोबर से पहले स्पेंसर ने संस्कृति को अधिसावयवी कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेंसर ने संस्कृति को अधिसावयवी कहा और उसके बाद ग्रोबर ने इसका वर्णन किया। तो अधिसावयव का मतलब होता है कि ये हमारे जीवन का अंग तो है, ठीक है, संस्कृति अंग तो है, लेकिन सामाजिक चीज़ें भी हैं, केवल संस्कृति ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये अधिसावयवी है। हर्षकोविस्ट ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है, यानी पर्यावरण में जो मानव का बनाया हुआ पार्ट है वो क्या है, वो संस्कृति है। जैसे मनुष्य ने जितनी भी चीज़ें बनाई, कुर्सी मेज़ बनाया उसने, कपड़े बनाए उसने, बोलने चालने का ढंग बनाया उसने, परंपराएं बनाई, प्रथाएं बनाई, तो मानव के द्वारा जो भी चीज़ें निर्मित की गई हैं पर्यावरण में, ठीक है, यानी मनुष्य, प्रकृति तो मनुष्य को बिल्कुल शुद्ध रूप में मिला, लेकिन उस मानव ने भी जो अपनी बुद्धि विवेक से चीज़ें बनाई हैं वो क्या है, वो कल्चर है हमारा, ठीक है। ये बात किसने बोला, हर्षकोविस्ट ने बनाया।
बताया है। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की बात की अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें उन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत होता है धीमी गति से, और इसीलिए जो भौतिक संस्कृति होती है वो आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। ठीक है। और उनकी एक और पुस्तक है 1947 में प्रकाशित हुई थी, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण दिया है। ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि किस पुस्तक में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना के उदाहरण प्रस्तुत किए, तो ये पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। यानी सोशल चेंज में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना को समझाया है, अच्छे से बताया है, लेकिन इसके उदाहरण जो है प्रस्तुत किए हैं ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है। प्रौद्योगिकी विलंबना देखिए क्या है। प्रौद्योगिकी विलंबना का मतलब ये सबसे पहले ये जान लीजिए अवधारणा किसने दी है। मैकाइरुम पेज ने ये अवधारणा दी है। और इसमें इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक ही प्रौद्योगिकी में, एक ही टेक्नोलॉजी में जब एक विशेष फैक्टर में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि दूसरा जो फैक्टर होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है। ठीक है। लैपटॉप की जो बॉडी है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसके अंदर का कुछ ऐसा चिप वगैरह जिसको हम विकसित नहीं कर रहे हैं, उसके मामले में हम नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा कोई बहुत खास हमने विकास नहीं किया, तो ये क्या है, ये प्रौद्योगिकी विलंबना है। ठीक है। यानी एक तथ्यों पे तो हम विचार कर रहे हैं लेकिन दूसरे तथ्यों पे हम विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी में हम कोई आगे नहीं बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी में चीज़ें नहीं बना रहे हैं, नहीं आविष्कार कर रहे हैं, इसमें और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मोबाइल में हम नए नए आविष्कार करके उसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाते जा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से अन्य चीज़ों को भी हम जोड़ते हैं कि पहले की चीज़ें जैसे फ्रिज है। ठीक है। फ्रिज के अंदर की जो फीचर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको हम चेंज करते जा रहे हैं कि हाँ अब ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फ्रिज का जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग हम नहीं चेंज कर रहे हैं, इसमें जो और भी ज़्यादा कि मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ये ठंडा रख सके। ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं, लगभग सारी कंपनी का थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ठीक है। तो ये नहीं होता है कि हाँ आपके पास 3 दिन लाइट नहीं आएगी आपके यहाँ तो आपका फ्रिज जो है ठंडा रहेगा, ये टेक्नोलॉजी किसी ने अभी तक विकसित नहीं की। तो इसमें भी क्या है, विकास की ज़रूरत है। ठीक है। अभी तक हम केवल उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर को कितना बढ़िया बनाया जाए, लेकिन जो मजबूती की बात है वो मजबूती भी हम नहीं बना रहे हैं कि हाँ फ्रिज अगर ऊपर से गिरे टूटे नहीं। ठीक है। तो एक क्षेत्र में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का दूसरा जो पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं, इसको प्रौद्योगिकी विलंबना कहते हैं। ठीक है। यानी तकनीकी के 2 पहलुओं के मध्य असंतुलन को प्रौद्योगिकी विलंबना कहा जाता है। संस्कृति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो विक्टोरियाई मानवशास्त्री एडवर्ड बर्नेट टायलर ने 1871 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया। अतः संस्कृति का जनक टायलर को माना जाता है। ठीक है। टायलर क्या है, संस्कृति के जनक हैं, इन्होंने ही संस्कृति को जन्म दिया है। इन्हें मानवशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने संस्कृति को उपार्जित माना है। ठीक है। यानी संस्कृति जो है वो जन्म से नहीं प्राप्त होती है, व्यक्ति धीरे धीरे इसको अर्जित करता है। इनकी मुख्य अवधारणाएँ हैं कुवैत प्रथा, माध्यमिक संबोधन, परिहार, मातृवंशिता, पितृवंशिता, हरण विवाह, अवशेष, देवर विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह और आत्मवाद, जंगली दार्शनिक। ठीक है। तो कुवैत प्रथा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए स्त्री को बच्चा हुआ है तो पति भी उसके संबंध में जो निषेध होते हैं कि हाँ इसको छूना नहीं है, इसको उबला हुआ खाना है, उसको सूर्य की रोशनी नहीं देखनी है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। तो कुवैत प्रथा का मतलब होता है कि जब भी किसी स्त्री को बच्चा होगा तो पति भी उन्हीं सारे चीज़ों को फॉलो करेगा, वही भोजन करेगा, वैसी ही प्रथाओं को मानेगा जैसी कि पत्नी मानती है। ठीक है। तो हमारे इधर यूपी के साइड में भी आपने देखा होगा कि जिसको बच्चा होता है फिर कुछ दिनों तक उसको लोग स्पर्श नहीं करते हैं, अछूत जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि एक संस्कार बना दिया गया है। तो यही सब क्या होता है कुवैत प्रथा में कि पति भी यही सब मानता है, उसको भी लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड रखते हुए बाहर नहीं जाता। ठीक है। माध्यमिक संबोधन का मतलब होता है कि किसी के माध्यम से किसी को बुलाना। जैसे आपने देखा होगा गांव में लोग कैसे बुलाते हैं अपने पति को कि चिंटू के पापा, ठीक है, गीता की मम्मी। ठीक है। इस तरह से बुलाते हैं लोग, वो डायरेक्ट अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपनी सास को बुलाना है तो कहेंगे अपने बच्चे का नाम लेकर बोलेंगे इसकी दादी। ठीक है। तो ये क्या होता है, माध्यमिक संबोधन, किसी के माध्यम से संबोधन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट संबोधन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, चिंटू के चाचा। ठीक है। तो ये क्या है, ये है माध्यमिक संबोधन।
अब देखिए परिहार संबंध का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और उनसे दूरी बना कर रखते हैं। जैसे जेठ का संबंध हो गया, ठीक है, ससुर का हो गया, तो इनसे हम दूरी बना कर रखते हैं। इनको देखते ही सर पे पल्लू लेना है और पर्दा करना है, ठीक है। तो ये क्या है, परिहार संबंध है। और इसी का उल्टा परिहास संबंध है और इसकी उदाहरण रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस संबंध में हंसी मजाक जैसे संबंध होते हैं और मेल मिलाप रहता है तो वो क्या है, परिहास संबंध है, ठीक है। मातृवंशिता पितृवंशिता मतलब कहीं पर मातृवंशी परंपरा पाई जाती है, कहीं पर पितृवंशी परंपरा पाई जाती है। हरण विवाह का मतलब होता है कि लड़की का हरण करके विवाह करना, ये जनजातियों में पाया जाता है। और इसमें क्या है, ये हिंदुओं में भी होता है लेकिन उसका नाम अलग है, राक्षस विवाह। तो इसमें क्या, हरण विवाह की जो अवधारणा है, जो सबसे पहले खोज किया था इन्होंने किया था। अवशेष का मतलब होता है कि संस्कृति के ऐसे तत्व जिसको हम अपनी संस्कृति से दूसरी संस्कृति में ले नहीं जाना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी हमारे साथ आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे कल्चर, यानी जब हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी जो हैं, जो अवशेष के रूप में चली आती हैं, वो संस्कृति अवशेष है। देवर विवाह का मतलब होता है कि पति के भाई से विवाह करना, पति की मृत्यु या फिर किसी अन्य कारण से पति के भाई से विवाह करना। फीलिंग सहोदरज विवाह का मतलब होता है कि भाई बहनों के जो संतानों के बीच में विवाह होता है उसको फीलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं, ठीक है। जैसे मामा का लड़का, मौसी की लड़की, इस तरह से। तो आत्मवाद का मतलब क्या होता है, आत्मवाद एक धार्मिक जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, आत्मवाद उसी से रिलेटेड है। जंगली दार्शनिक की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। और फिर देखिए टायलर जो प्रथम व्यक्ति थे, इन्होंने समाज के अध्ययन में सर्वप्रथम गणित का प्रयोग किया। टायलर ही थे जिन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग, जो हम गणित आज हम समाज में यूज करते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वे करते हैं तो हम बताते हैं कि आंकड़े ऐसे हैं, ठीक है, इसका सामान्यीकरण करना है, कैसे चीज़ें निकालनी है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है टायलर ने किया था और इसी विधि से इन्होंने 280 समाजों का अध्ययन किया था। संस्कृति जो है सभ्यता का उल्टा है, यानी प्रतिवाद है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टंडम विलंबना देखिए क्या है, टंडम विलंबना का मतलब होता है कि कोई तकनीकी बनी, उसका जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन वो जन सामान्य तक पहुंचने में एक टाइम लगता है। जैसे आपने देखा कि वैक्सीन जो है पहले बन गई लेकिन वो आज तक हम लोगों में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। तो कोई तकनीकी बनी, कोई चीज़ बनी और जन सामान्य तक पहुँचने के बीच जो अंतराल होता है, जो समय होता है, उसको ही टंडम विलंबना कहते हैं। और इसकी अवधारणा स्टुअर्ट चेज ने दी है, ठीक है। पीएच लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है, लैंडिस ने बोला है, ठीक है। फिर देखिए वीर स्ट्रीट की जो परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिस पर हम विचार करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत जो है फैज बोआस ने किया था और इन्होंने कनाडा की एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया। इन्हें संस्कृति का जो है अकादमिक जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कनाडा की एस्किमो जनजाति है एक, ठीक है, और इसी का उन्होंने अध्ययन किया था। और सबसे पहले संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत, यानी संस्कृति के शब्द का जन्म जो है टायलर ने दिया और संस्कृति जो है वो यूज भी होने लगा, लोगों के समझ में, संज्ञान में आ गया। लेकिन इसको अध्ययन का विषय बनाने का जो श्रेय जाता है वो फैज बोआस को जाता है। इसीलिए संस्कृति का अकादमिक जनक किसको माना जाता है, फैज बोआस को, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कई बार आई हैं एग्जाम में, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, ठीक है, प्रिमिटिव आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, जनरल एंथ्रोपोलॉजी और रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये इनकी किताबें हैं। इनकी कुछ अवधारणाएं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सांस्कृतिक विशिष्टवाद। तो ये क्या है देख लीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब होता है प्रत्येक संस्कृति जो है वो अपनी एक विशेष विशेषता रखती है और दूसरी संस्कृति के माध्यम से इसकी हम तुलना करके इसको हम निम्न दृष्टि से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे मैंने अभी एस्किमो जनजाति की बात की, तो एस्किमो जनजाति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बड़े होने पर अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं, ठीक है, जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हत्या कर देते हैं। और ये वहाँ के लोगों के द्वारा सही माना जाता है क्योंकि वहाँ पे संसाधन सीमित है और बूढ़ों को जीवित रखेंगे फिर उनको भी खिलाना है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की ये प्रथा सही मानी जाती है। अगर उनके जीने की कलाओं को दृष्टि से देखा जाए तो वो वहाँ के लिए सही है। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, हम उनसे घृणा करने लगेंगे। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब होता है कि जब भी हम किसी संस्कृति का मूल्यांकन करें तो ये ना सोच के मूल्यांकन करें कि
हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, उनकी संस्कृति बुरी है, उनकी संस्कृति में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का मूल्यांकन उनकी दृष्टि से करना है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। फिर देखिए सांस्कृतिक विशिष्टवाद, मतलब प्रत्येक स्थान की संस्कृति जो होती है विशिष्ट होती है, विशेष होती है। किसी भी प्रकार के कल्चर को हम बुरा नहीं कह सकते। जिस वर्ड के अनुसार सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है। सभ्यता क्या है? मोबाइल है, फ़ोन है, और जो कुर्सी है, मेज़ है, किताबें हैं, पेन है, ठीक है, बैग है, और भी जो आविष्कार की गई चीज़ें हैं, दरवाज़ा है, कमरे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सभ्यता है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सभ्यता है। हमारे पास पेन है, हमारे पास कुर्सी है, हमारे पास मेज़ है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास क्या है ये बताती है सभ्यता। संस्कृति ये बताती है कि हम क्या है, यानी हमारा जो कल्चर होता है, इससे हमारी पहचान होती है कि हम इंडियन हैं, या फिर हम अमेरिकन हैं, या फिर हम जनजातीय समाज से रिलेटेड है, या फिर हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो हम क्या है ये बताती है संस्कृति, और हमारे पास क्या है ये बताती है सभ्यता, ठीक है। ब्लूमेनबाख ने संस्कृति के प्रकट एवं अप्रकट तथ्यों की बात की है कि संस्कृति के कुछ जो तथ्य होते हैं, प्रकट होते हैं, जैसे विवाह हो रहा है, विवाह को जो सामने दिख रहा है कि हाँ प्रथा हो रही है, ये अनुष्ठान हुआ, वो अनुष्ठान हुआ, तो ये क्या, ये प्रकट है। इसके पीछे अप्रकट कारक भी होते हैं, इससे संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। माँ जो है कहीं और भावनात्मक रूप से बिल्कुल दुखी हो गई है कि अब मेरी बेटी की विदाई होने वाली है, ठीक है। ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हैं। तो ये एक अप्रकट तत्व भी होता है। जब भी कोई परंपरा निभाई जाती है तो इसके पीछे एक अप्रकट तत्व भी होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए संस्कृति के अंग या उपादान, यानी किन किन चीज़ों से संस्कृति बनती है। पहला है सांस्कृतिक तत्व, ठीक है। तो संस्कृति की जो छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं संभव है, नहीं हो सकता, वो क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। और इसका विभाजन हम नहीं कर सकते। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने चीज़ें बताई हैं। पहला है एस.सी. दुबे ने, सांस्कृतिक तत्व को हम संस्कृति के गठन की सरलतम इकाई मान सकते हैं। क्रोबर ने सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति की न्यूनतम परिभाषित तथ्य कहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, संस्कृति के जो न्यूनतम परिभाषित तत्व है वही क्या है, सांस्कृतिक तत्व। और जैसे मान लीजिए सलामी करना, हाथ मिलाना, शोक व्यक्त करना, ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए किसी वस्तु के संबंध में, तो मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल का चिप अलग है, बैटरी अलग है, ठीक है, इसका जो स्क्रीन है वो अलग है, फिर इसका जो और भी जो पार्ट है अंदर, उसको हम छोटे छोटे भागों में अगर बांट देते हैं तो ये क्या है, सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है। अब सांस्कृतिक संकुल का मतलब होता है कि अनेक सांस्कृतिक तत्व जब मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो क्या है, वो सांस्कृतिक संकुल है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह संस्कृति अभी बनती नहीं है, इससे केवल जुड़ता है कई सांस्कृतिक तत्व। जैसे कि चिप जो होती है उसकी एक अलग व्यवस्था है, वो जुड़ गई, ठीक है। बैटरी है, उसके अंदर भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, संस्कृति संकुल है। बैटरी को तोड़ेंगे तो उसमें और भी छोटे छोटे पार्ट निकलेंगे, वो सांस्कृतिक तत्व होंगे, ठीक है। तो वो सांस्कृतिक तत्व मिलकर क्या बनाए, बैटरी बनाए मोबाइल की, और मोबाइल की बैटरी को हमने क्या किया, मोबाइल में लगाया। और इसी तरह से स्क्रीन है, उसमें भी कुछ चीज़ें मिला के हम, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम संस्कृति अनेक सांस्कृतिक संकुल बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर अभौतिक रूप में देखें तो इसमें विवाह है, विवाह क्या है, सांस्कृतिक संकुल है। जाति है, ठीक है, साइकिल है, उसी तरह से जजमानी व्यवस्था भी सांस्कृतिक संकुल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक संकुल बनाती है। और जब इनको हम जोड़ते हैं तब जाकर भारतीय संस्कृति बनती है, ठीक है। यानी सांस्कृतिक तत्व को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सांस्कृतिक संकुल। और अनेक सांस्कृतिक संकुल जब प्रकारात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान बनता है। और अनेक सांस्कृतिक प्रतिमान को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, संस्कृति बनती है, ठीक है। देख लेते हैं, विली ने, देखिए एक थिंकर है विली, इन्होंने फुटबॉल संकुल की अवधारणा दी है, जिसमें क्या होता है, एक मैदान होता है, मैदान में खंबे होते हैं, गेंद होता है, ठीक है। और उसमें कुछ लोगों के पास ड्रेस होता है, कैसे कैसे पहनना है। एक लोग सीटी लेकर खड़े रहते हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक संकुल उन्होंने पूरी तरह से एक संस्कृति के रूप में इसको देखा है। प्रतिमान क्या है, अनेक सांस्कृतिक संकुल जब प्रकारात्मक रूप से, यानी ऐसे जुड़े कि ये एक दूसरे को संचालित करें, ठीक है। यानी एक जगह यदि आप करंट जो है वो पास करते हैं तो वो करंट जो है अंतिम छोर तक जाए, ऐसा प्रकारात्मक रूप से जुड़े तो क्या है, वो संस्कृति प्रतिमान है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अवधारणा है वो रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है। कि सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, कोई भी संस्कृति जहाँ उत्पन्न हुई, विकसित हुई, प्रसारित हुई, उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है। यानी एक संस्कृति जो एक जगह उत्पन्न हुआ, प्रसारित हुआ और वहीं पर वो रह गया। जैसे उत्तर भारत की संस्कृति जो है वो अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है,
ठीक है। अलग अलग राज्य है, वहाँ पे आपको अलग अलग त्यौहार, अलग अलग कल्चर मिलता है। कुछ ऐसे त्यौहार, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, संस्कृति होती है जो कि केवल एक गांव तक ही सीमित रहती है। ठीक है, वहीं पर वो उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पर की कोई स्त्री है, वो सती हुई थी। ठीक है, तो सती माता के रूप में उसकी पूजा होने लगी, और उस स्त्री की पूजा केवल उसी गाँव में होती है, गांव के बाहर पूजा नहीं होती। तो क्या होगा, वो संस्कृति तत्व वहीं पर जन्म लिया और वहीं पर वो पूरा फैल गया। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। क्लार्क विस्लर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र, क्रोबर ने 6, किम्बाल यंग ने 13 और हर्कोविट्स ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र का उल्लेख किया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट है बस वही आपको बताया जाता है। ठीक है, और जो नहीं आया है अभी तक और नहीं आने की संभावना, यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आपको बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो संस्कृति के बारे में आप ये चीज़ें जान गए होंगे। संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति ऐसा नहीं कि जन्मजात हमको मिल गया है, हमने जन्म लिया और हमको संस्कृति मिल गई। सीखते हैं हम, धीरे धीरे सीखते हैं, माता पिता धीरे धीरे बच्चों को सिखाते हैं। कोई बच्चा है, वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है, नॉर्थ इंडिया की कल्चर अलग है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है। उसी बच्चे को यदि साउथ इंडिया में छोड़ दिया जाए तो वहाँ का भाषा अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है। तो बच्चा जो है वो नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानेगा, वो साउथ इंडिया में पूरी तरह से ढल जाएगा। ठीक है, वहाँ की संस्कृति को सीख लेगा वो। अगर जन्मजात होता तो भी वो क्या करता, वो यूपी का सीखता। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया है उसके बारे में सीखता, लेकिन ये सीखा हुआ व्यवहार है, इसलिए बच्चा जहाँ पे उसका पालन पोषण हुआ उसको उसने सीखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। दादा ने पिता को सिखाया, पिता ने अपने बच्चे को सिखाया, फिर उसके बच्चे सीखेंगे, फिर इस तरह से क्या है, एक दूसरे को सिखाते जाते हैं। पूर्वज जो है हमको दिए, हम अपने पूर्वजों अपने बच्चों को देंगे। ठीक है, उनके बच्चे अपने बच्चों को देंगे। इस तरह से संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। सहभागिता होती है संस्कृति में। ऐसा नहीं कि हम अकेले अकेले ही कल्चर कर लें, प्रथा है अकेले ही इसको मना लें, विवाह अकेले नहीं होता, उनमें लोगों को बुलाया जाता है। तो संस्कृति जब इसको फॉलो किया जाता है तो संस्कृति में लोगों को बुलाया जाता है, उसकी सहभागिता लोगों की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तभी संस्कृति हो पाती है। मूल्य है, मानदंड है, इनका फॉलो जो है वो अकेले नहीं होता, वो सभी लोगों के द्वारा होता है। अधिव्यक्ति कम अधिस्वाभाविक। देखिए, संस्कृति अधिव्यक्ति किस लिए है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो जन्म लेता है और मर जाता है। ठीक है, लेकिन संस्कृति पहले से ही चली आ रही है और उसके मृत्यु के बाद भी चलेगी। ठीक है, यानी व्यक्ति संस्कृति में कुछ चेंज कर सकता है, उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। ये अधिवैयक्तिक है, व्यक्ति केवल आधा ही इसका मालिक बन सकता है, पूरा नहीं। अधिसाविक मतलब केवल सांस्कृतिक ही जीवन नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। तो संस्कृति को हम पूरी तरह से सर्वे सर्वा नहीं मान सकते, ये केवल पार्ट है। संस्कृति में देखिए अनुकूलन करने की क्षमता होती है। जैसे समय जो चेंज होता है तो क्या होता है, संस्कृति में भी चेंज होता है। तो ये क्या होती है, ये समय के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। मानव निर्मित है संस्कृति। ठीक है, ये क्या होती है, ये मनुष्य ने बनाया है, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया गया है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। तो जिस समूह की संस्कृति है वो उसके लिए आदर्श होगी। लोग उस संस्कृति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी स्थान पर कोई ऐसी उटपटांग प्रथाएं पाई जाती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो। ठीक है, जैसे समूह जनजाति है, उस जनजाति में बच्चा जब 3 साल का होता है तभी इससे घर के काम कराए जाते हैं, उसके पीठ पे बोझ लाद दिया जाता है कि हाँ इसको यहाँ से ले जाओ, वहाँ से रखो। ठीक है, छोटे छोटे बोझ। तो ये क्या होता है कि शुरू से ही उस पर उत्तरदायित्व लाद दिया जाता है, बचपन से ही उसको सिखाया जाता है कि कैसे घर को चलाना है, कैसे परिवार को चलाना है, पैसे कैसे लाने हैं। ठीक है, संसाधन को कैसे जुटाना है। जबकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें सही नहीं मानी जाती है। बच्चों का बचपन जो होता है वो खेलने के लिए होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि प्रत्येक संस्कृति उस समूह के लिए आदर्श होती है। वहाँ के लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वो आदर्श हैं, जबकि हमारी दृष्टि से देखा जाए तो ये बुरा है। संस्कृति में संगठन व संतुलन होता है। कोई भी संस्कृति हो उसमें एक संतुलन पाया जाता है, भौतिक और अभौतिक के बीच में और लोगों को सहभागिता लाने के बीच में, यानी एक ऐसा संतुलन जो ना बहुत अच्छा हो ना बुरा हो, दोनों के बीच में बनाए रखें लोगों को। संस्कृति संचयी होती है। व्यक्ति जो होता है उसको अर्जित करता है। यानी एक बच्चा होता है छोटा सा, वो कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे वो हाथ धोना सीखता है, फिर धीरे धीरे लोगों को अभिवादन सीखता है, फिर धीरे धीरे एक एक प्रथाएं परंपराओं में वो पार्टिसिपेट करने लगता है और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरी तरह से समाज का अंग बन जाता है। यानी संस्कृति उसके पास पहले कुछ नहीं थी, अब उसने संस्कृति का संचय कर लिया है, तो काफ़ी मात्रा में संस्कृति जो है वो संचित हो चुकी है।
तो संस्कृति का एक पार्ट और बनेगा जिसमें संस्कृति की टर्मिनोलॉजी है। जब दोनों पार्ट आप देखेंगे तो संस्कृति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है।